वंदे मातरम विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? पिछली वीडियो में मैंने आपको संसाधन या विकास के अंतर्गत हम संसाधनों को किन भाग में वर्गीकरण करते हैं इसके बारे में समझाया था। मैंने आपको बताया था कि हम संसाधनों का वर्गीकरण स्वामित्व के आधार पर, पुनः पूर्ति के आधार पर, वितरण के आधार पर, प्रयोग के आधार पर करते हैं। आज हम प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं और वे कौन-कौन से होते हैं, इनको विस्तृत पढ़ेंगे। प्राकृतिक संसाधन में हम आज मृदा के बारे में पढ़ेंगे। मृदा के विषय में पढ़ने के पहले मैं आपको प्राकृतिक संसाधन कौन-कौन से होते हैं मैं बता देती हूँ। मृदा, जल, वन, जीव-जंतु, खनिज, शक्ति के स्रोत, वायु, भूमि, ये हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। आज हम प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत मृदा को पढ़ेंगे। तो शुरू करें। मृदा की बनावट, प्रकार, वितरण और उसका संरक्षण, इनके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। मृदा किसान की अमूल्य संपदा है। किसान की अमूल्य संपदा कहो या मृदा का वही संबंध किसान के साथ है जो माता का एक पुत्र के साथ होता है, हम कह सकते हैं। किसान भूमि के ऊपर जो मृदा पाई जाती है, इस कारण भूमि को ही अपनी माता के समान मानते हैं। और हम यहाँ तक कि हम अपने देश को भी क्या कहते हैं? मातृभूमि, भारत माता, है ना? क्यों? क्योंकि हमें अपने देश की मिट्टी से लगाव है, प्यार है। हमारे देश में के आर्थिक विकास का प्रमुख आधार मिट्टी या मृदा है। मृदा को ही हम मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसका आर्थिक आधार यानी जो भी उत्पादन होता है मिट्टी से ही शुरू होता है और मिट्टी पे ही खत्म होता है। अमेरिकन मिट्टी विशेषज्ञ डॉक्टर बेनेट के अनुसार मृदा भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पति के योग से बनती है। बेनेट जो कि एक मिट्टी विशेषज्ञ थे, उनने मृदा को परिभाषित करते हुए कहा है कि मृदा भूपर्पटी पर मिलने वाली असंगठित यानी संगठित पदार्थ नहीं, असंगठित पदार्थ की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टान अथवा वनस्पति के योग से बनती है। मूल चट्टान जो प्रकृति की जो हम ऊपरी परत मिट्टी होती है बेटा, मिट्टी के नीचे रेतीली भूमि होती है और उसके नीचे मूल चट्टान होती है। तो मूल चट्टानों के अपघटित होने से, क्षय होने से ही मृदा का निर्माण होता है। धरातल का अधिकतर भाग पर मृदा पाई जाती है, वह मूल चट्टान और जैव पदार्थों का सम्मिश्रण है जिसमें उपयुक्त जलवायु होने पर नाना प्रकार की वनस्पतियाँ उगती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मिट्टी वह चीज़ है या मृदा वह चीज़ है जो हमें भूपर्पटी पर ऊपरी सतह पर मिलती है और जलवायु के अनुसार, जैसी जहाँ की जलवायु होगी, जहाँ शीत जलवायु होगी उसके अनुसार वहाँ पे वनस्पति यानी पेड़ पौधे उगते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कहीं की जलवायु हर जगह या हर स्थान पर एक समान जलवायु नहीं मिलती, हर एक जगह में थोड़ी अलग अलग होती है। जैसे पर्वतीय क्षेत्र की जलवायु शीत होती है, रेगिस्तान की उष्ण होती है, समशीतोष्ण होती, शीतोष्ण होती, इस प्रकार की जलवायु भी विभक्त है। मानव जीवन में मृदा का महत्व बहुत अधिक है, विशेषकर किसान के लिए। समस्त मानव जीवन मिट्टी पर निर्भर करता है। समस्त प्राणियों का भोजन प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से मिट्टी से ही प्राप्त होता है। आप देखते हैं कि धरती पर जितने भी जीव हैं उनको भोजन सिर्फ मृदा के कारण ही मिलता है। कुछ चीज़ें हम अपनी आँखों से देख पाते हैं और कुछ को नहीं देख पाते। जैसे हम तो बना हुआ खाना खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, पर आता कहाँ से है? फसल कहाँ से उगाई जाती है? मिट्टी पे ही तो उगाई जाती है। पशु पक्षी हैं, वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? वे अपना जीवन व्यापन करने के लिए भोजन भी पेड़ पौधों से पाते हैं। हम भी पशु पक्षी एवं अनाज पर आश्रित हैं। रेशम के कीड़े, वनस्पति, जो भी आप देखते हो प्रकृति में, कीड़े मकोड़े से लेके बड़े बड़े जीव तक के सब प्रकृति पे मिट्टी पे ही निर्भर होते हैं। जैसे भेड़ मिट्टी के पर उगी घास खाती है और हमें ऊन देती है। रेशम के कीड़े वनस्पति पर जीते हैं और वनस्पति मिट्टी पर उगती है।
भारत में लाखों घर मिट्टी के बने हुए हैं। हमारा पशुपालन उद्योग, कृषि और वनोद्योग मिट्टी पर आधारित आश्रित है। इस प्रकार मिट्टी हमारे जीवन का प्रमुख आधार है। मिट्टी देखिए, हमारे भारत में अभी तो बहुत पक्के मकान बनने लगे बेटा, पर आज के ज़्यादा नहीं, 40-50 साल पहले अगर हम देखें तो भारत में इतने पक्के घर नहीं हुआ करते थे। मिट्टी के निर्मित घर बने होते थे और उनकी छत भी मिट्टी से बनी कवेलों से बनी होती थी और कच्चे घर की कैटेगरी में आते थे ये। विक्सन के अनुसार मानव सभ्यता का इतिहास मिट्टी का इतिहास है और प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा मिट्टी से ही प्रारंभ होती है। यहाँ तक कि एक वैज्ञानिक है, उन्होंने यहाँ तक के कह दिया है कि मानव सभ्यता, जो मानव आज सभ्य है, उसका इतिहास मिट्टी से ही शुरू होता है और प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा मिट्टी से ही प्रारंभ होती है। अर्थात हमें अपनी मिट्टी के अस्तित्व को समझना चाहिए। मृदा का निर्माण। अब इस मिट्टी का निर्माण होता कैसे है, इसे समझ लेते हैं। मृदा के निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी है। मिट्टी जो है वो एकदम से नहीं बनती। मिट्टी का निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे होती है। मिट्टी की 1 सेंटीमीटर परत के निर्माण में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसकी 2.5 सेंटीमीटर से पतली परत का निर्माण हजारों वर्षों से अधिक समय लग सकता है। सोचिए कि 2.5 सेंटीमीटर, आप स्केल देखते हो उसमें 2.5 सेंटीमीटर देखिए, उतनी मोटी परत बनने के लिए हजारों वर्ष से अधिक लगता है। यानी मृदा संसाधन भी हमारा बेटा बहुत, कहना चाहिए, अमूल्य है। इसे भी बनने, ये कोई आजकल में नहीं बनता है, इसे बनने हजारों वर्ष लग जाते हैं। मृदा के निर्माण के लिए समतल भूमि सबसे अच्छी होती है, क्योंकि इस पर मृदा के निर्माण में कम से कम बाधाएं होती है। समतल भूमि जो होती है उस पर मृदा का निर्माण जल्दी होता है, और जो असमतल भूमि है, उबड़ खाबड़ भूमि है, पर्वतीय भूमि है, इस पर आराम से होता है या धीरे धीरे होता है। मृदा के निर्माण में सहयोग देने वाले अनेक कारण हैं। मृदा का जो निर्माण है उसके निर्माण में या उसके बनने में अनेक कारण सहयोग देते हैं, जैसे मूल चट्टान, भूभाग का उच्च आवाज, हजारों वर्षों तक का प्रभाव करने वाली जलवायु की दशाएं, सैलों का अपक्षय, पेड़ पौधे, जीव जंतु व इनके अवशेष। अब देखते हैं मृदा परिच्छेदिका। ये क्या होता है? मृदा परिच्छेदिका क्या होता है? पूर्ण विकसित मृदाओं के लंबवत परिच्छेद यानी कटान। मिट्टी जब कटती है तो उसे मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। में गठन, रंग और परत एक के ऊपर एक बिछी होती है। जो मृदा है उसकी परत एक के ऊपर एक बिछी होती है। मृदा की परत के विन्यास को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। जैसे जैसे उनका विन्यास एक के ऊपर एक, जैसे आप देखते हैं हम कोई चीज़ को फोल्ड करके एक के ऊपर एक, या पुस्तक एक के ऊपर एक किस तरह तरीके से रखते हैं, इसी प्रकार हमारी मृदा की जो परत है वो भी एक के ऊपर एक बिछी हुई है। पहली परत है ऊपरी परत। ऊपरी परत जिस पे हम पेड़ पौधे उगाते हैं और जिस पे हम जो जीवन व्यापन कर रहे हैं वो ऊपरी परत है। इसे भूपर्पट या भूपटल भी कहते हैं। दूसरी परत उपमृदा होती है। इसमें रेत और कहना चाहिए घात, चिकनी मिट्टी आदि आती है। तीसरी परत होती है अपक्षयित मूल चट्टानी पदार्थ। इसमें जो संस्तर स्थिति होती है मृदा की, जो क्षय नहीं हुई है, वो होता है। चौथी परत में वे मूल चट्टानें होती हैं, जैसे कि आपने चित्र देखा है, इसमें ये चित्र को देखिए, ये चित्र में दिखाया गया है आपको कि पहली परत जो है बेटा ये वाली ऊपर वाली ये परत ऊपरी परत है। ये वाली परत ऊपरी परत है जिस पे हम रहते हैं, ये हमारी ऊपरी परत है। दूसरी परत ये वाली है, इसमें बालू के कण और चिकनी मिट्टी, गाद इत्यादि आती है। और ये है तीसरी परत, इसमें जो मूल चट्टानें होती हैं, ये मूल चट्टानें, यहाँ पर मूल चट्टानें का ये अपक्षयित है। देखिए अभी चट्टानों के भाग आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये टुकड़े टुकड़े, ये थोड़े थोड़े टूटे हुए भाग में है। और ये चौथी परत जो आपको दिख रही है,
ये मूल चट्टान है, ये क्षय नहीं हुई है, ये टूटी-फूटी नहीं हुई है। अब ये पूरा भाग जो हम देख रहे हैं इसे क्या कहते हैं? मृदा परिच्छेदिका। क्या कहते हैं इसे? इस डायग्राम को आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। ऊपरी परत पे क्या होता है? पेड़-पौधे उगाए जाते हैं, वनस्पति उगती है। दूसरी परत पे क्या होता है? रेत, चिकनी मिट्टी, गाद इत्यादि होती है। और ये अपक्षयी चट्टान होती है और ये चौथी परत पे मूल चट्टान होती है। मृदा के प्रकार व वितरण। अब देखेंगे हम कि मृदा कितने प्रकार की होती है और उसका वितरण किस प्रकार से हमारे देश में है। मृदा का वर्गीकरण अनेक विद्वानों द्वारा किया गया है। भारत अपनी धरातली संरचना, वनस्पतियों, जलवायु की विविधता के लिए जाना जाता है। इस कारण भारत में मृदा को निम्न रूपों में वर्गीकृत किया। आप देखते होंगे कि हमारे भारत में अनेक प्रकार की धरातलीय स्थिति है। कहीं पर पर्वत है, कहीं पे पठार है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे समुद्री तट है। तो इन सब जगह की मिट्टियाँ भी अलग अलग पाई जाती है। तो अब हम इन्हें विस्तृत पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ रहे हैं जलोढ़ मिट्टी। इसे काप, दोमट, कछारी या चीका मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी हल्के भूरे रंग की होती है। खुदाई करने पर यह मिट्टी 490 मीटर तक की गहराई में पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और वनस्पति अंशों की कमी है, परंतु पोटास और चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। भारत में यह मिट्टी हिमालय से निकलने वाली तीनों बड़ी नदियाँ सतलज, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र या उनकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाई गई काप मिट्टी से निर्मित हुई है। इस मिट्टी के इन बारीक कणों को जलोढ़क कहते हैं। इस मिट्टी के विभिन्न मात्रा में रेत, गाद, मृत्तिका, चीका मिट्टी मिली हुई होती है। जलोढ़ मिट्टी नाम से ही है, जल के द्वारा ढोई गई, यानी जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी क्या कहलाती है? जलोढ़क मिट्टी कहलाती है। क्या कहलाती है? और ये हमारे देश में कहना चाहिए 490, ये हमारे देश में बहुत यानी विस्तृत जहाँ जहाँ नदी बहती है उनके बाजू में जो भी है वहाँ पे पाई जाती है, बहुत विस्तृत मात्रा में पाई जाती है। इसका विस्तार बहुत ज़्यादा, यह 490 मीटर की गहराई तक के पाई जाती है। इस मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन और वनस्पतिक अंशों की कमी, परंतु पोटास और चूना की मात्रा अधिक पाई जाती है। भारत में यह मिट्टी हिमालय से निकलने वाली 3 बड़ी नदी, कौन कौन सी नदी हैं वे? सतलज, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है। इनमें बारीक बारीक कण होते हैं और ये चीका और गादयुक्त होती है, रेत गादयुक्त होती है। भारत के काफ़ी बड़े क्षेत्र में पाए जाने के कारण यह मिट्टी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत देश के 40% भाग सम्मिलित है। हमारे देश का जो मिट्टी का वितरण है उसका 40% भाग जलोढ़क मिट्टी का है। यह मिट्टी हिमालय से निकलने वाली सतलज, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों की द्रोणी में स्थित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय तथा उत्तर पूर्वी राजस्थान में मिलती है। कहाँ कहाँ मिलती है जलोढ़क मिट्टी? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय तथा उत्तरी पूर्वी राजस्थान में मिलती है। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई भागों में पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान तथा नर्मदा तथा ताप्ती नदियों की घाटी में भी सामान्य रूप से मिलती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जलोढ़क मिट्टी जल के द्वारा ढोई होती है और जल नदियों से बहते आता है, तो नदियों के जो आजू बाजू की मिट्टी या नदी जहाँ निक्षेपण करती है वहाँ पर जलोढ़क मिट्टी पाई जाती है। और हमारा देश तो नदियों का तंत्र ही है। काली या रेगड़ मिट्टी, इस मिट्टी को रेगड़ या कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं। इसका रंग गहरा काला और कणों की बनावट बारीक व घनी होती है। इसमें अधिक देर तक के जल एवं नमी ठहर सकती है। इस मिट्टी में चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तथा लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, किंतु फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा जीवाश्म का अभाव होता है। काली मिट्टी जो होती है बेटा, इसे रेगड़ मिट्टी के भी नाम से जानते हैं और
का उत्पादन इस मिट्टी में अधिक होता है, इसलिए इसे कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम तथा लोहा की इस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। क्या-क्या मिलता है? चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम पर्याप्त मात्रा में मिलता है, किंतु फास्फोरस और नाइट्रोजन जीवाश्म का अभाव रहता है। ये चीज़ों की कमी रहती है, फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा जीवाश्म की कमी रहती है। इसमें रासायनिक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। सूख जाने पर इसमें दरारें पड़ जाती है और इस मिट्टी की विशेषता होती है कि जब ये सूखती है तो इसमें दरारें पड़ जाती है और इसमें बारीक-बारीक कण होती है। इसकी बनावट थोड़ी घनी होती है, इस कारण पानी को ये ज़्यादा समय तक के और सोख के रखती है और नमी इसमें ठहर सकती है। इसमें स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। जब पानी गिरता है इस मिट्टी पे तो ये मिट्टी पूरी नरम हो जाती है, इस कारण इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। भारत में यह मिट्टी गुजरात से अमरकंटक तक तथा बेलगांव से गुना तक पाई जाती है। आप देखते होंगे हमारे मध्य प्रदेश में अमरकंटक भी आता है और गुना भी आता है, तो हमारे मध्य प्रदेश में यह काली मिट्टी पाई जाती है ना। तो गुजरात, अमरकंटक तथा बेलगांव से गुना तक पाई जाती है। यह मिट्टी महाराष्ट्र के विदर्भ, खानदेश एवं मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा के दक्षिण भाग में, कर्नाटक के उत्तरी जिलों में, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तथा तटवर्तीय भाग, तमिलनाडु के भाग तथा राजस्थान के कुछ जिलों में, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड संभाग में मिलती है। यह मिट्टी कपास, दालें आदि के लिए अधिक उपयुक्त है। यह मिट्टी जो काली मिट्टी है इसमें कपास और दालों की उत्पादन ज़्यादा लिया जाता है। अब देखेंगे लाल मिट्टी। यह मिट्टी शुष्क और तर जलवायु में प्राचीन रवेदार टूट-फूट से बनती है। ताप्ती नदी घाटी में पहाड़ी के ढालों पर लगातार अधिक गर्मी पड़ने से चट्टानों के टूटने पर उसमें मिला हुआ लोहा मिट्टी में फैल जाता है, जिससे इसका रंग लाल हो गया है। कहीं-कहीं तो इसका रंग भूरा, चॉकलेटी, पीला अथवा काला भी है। अनेक प्रकार की चट्टानों से बने होने के कारण गहराई और उर्वरा शक्ति में भिन्नता पाई जाती है। लाल मिट्टी की एक खासियत होती है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि लाल मिट्टी उपजाऊ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा उपजाऊ भी नहीं है। ये जैसी जलवायु है और जैसी मिट्टी की ऊपरी परत और गहराई जितनी है उसके हिसाब से इसकी उर्वरा शक्ति में अंतर पाया जाता है। यह मिट्टी अत्यंत रंध्रयुक्त है। यह अत्यंत बारीक तथा गहरी होने पर उपजाऊ होती है। जितनी ज़्यादा लाल मिट्टी गहरी रहेगी उतनी ज़्यादा उपजाऊ होगी। इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम और चूना अधिक में क्या-क्या मिलता है इसमें ज़्यादा? लोहा, आयरन, एल्युमिनियम और चूना अधिक होता है। शुष्क ऊंचे मैदान में पाई जाने वाली मिट्टी उपजाऊ नहीं होती और जो सूखे ऊंचे मैदान होते हैं वहाँ की ये मिट्टी उतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती। कौन सी होती है? जो ज़्यादा गहरी होती है वो वाली होती है, क्योंकि यह मिट्टी हल्के रंग की, पथरीली, कम गहरी तथा बालू के समान मोटे कण वाली होती है, किंतु निम्न भूमि क्षेत्र की मिट्टी अधिक गहरी, उपजाऊ तथा लाल रंग की होती है। जो गहरी मिट्टी है वो क्या होगी? उपजाऊ होगी। लाल रंग की है तो क्या हुआ? पर ये उपजाऊ होगी। और जो कम गहरी है जिसमें रेत के कण ज़्यादा है और पथरीली है वो मिट्टी कम उपजाऊ होती है। यह मिट्टी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण के प्रायद्वीप तक पाई जाती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में मिलती है। इस मिट्टी में बाजरा की फसल अच्छी पैदा होती है, किंतु गहरे लाल रंग की मिट्टी कपास, गेहूँ, दालें, मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है। अब देखेंगे लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी क्या होती है? इस मिट्टी का निर्माण ऐसे भागों में हुआ है जहाँ शुष्क व तर मौसम बारी-बारी से होते हैं। यह मिट्टी लेटेराइट चट्टानों की टूट-फूट से बनती है। यह मिट्टी चौरस उच्च भूमियों पर मिलती है। इसमें चूना, फास्फोरस और पोटास कम मिलता है। लेटेराइट मिट्टी क्या होती है? जहाँ पर शुष्क यानी न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा उष्ण, ये तो शुष्क भाग कहलाता है। शीत भी ज़्यादा नहीं होता और उष्ण भी ज़्यादा नहीं होता, वो भाग कहलाता है शुष्क। और तर मौसम, बारिश जहाँ ज़्यादा होती है, बारिशें होता है, ठंडी के बाद बरसात, बरसात के बाद ठंडी, इस टाइप का मौसम जहाँ पे रहता है। और जो लेटेराइट चट्टानें होती हैं, लेटेराइट चट्टानों के टूट-फूट से बनती है।
ये मिट्टी कहलाती है लेटेराइट। इनमें चूना, फास्फोरस और पोटास कम मिलता है, किंतु वनस्पति का अंश पर्याप्त होता है। परंतु इसमें क्या होता है, जो जैविक जैविक खाद के नाम से जिसे जानते हैं ना, वनस्पति के पत्ते फूल गिरने से जब वो सड़ जाते हैं तो मिट्टी में ही मिल जाते हैं, तो उसका ह्यूमस, जिसे हम ह्यूमस के नाम से जानते हैं, वो ज़्यादा मात्रा में मिलता है। गहरी लेटेराइट मिट्टी में लोहा ऑक्साइड और पोटास की मात्रा अधिक होती है। जो गहरी लेटेराइट मिट्टी होती है उसमें लोहा ऑक्साइड और पोटास की मात्रा अधिक होती है। लेटेराइट मिट्टी 3 प्रकार की होती है: गहरी लाल लेटेराइट, सफ़ेद लेटेराइट और गहरी जल वाली लेटेराइट मिट्टी। कितने प्रकार की होती है लेटेराइट मिट्टी? 3 प्रकार की: गहरी लाल लेटेराइट, सफ़ेद लेटेराइट और गहरी जल वाली लेटेराइट। इनका वितरण देख लेते हैं। यह तमिलनाडु के पहाड़ी भागों पर निचले क्षेत्र में, कर्नाटक के कुर्ग जिले, केरल राज्य के चौड़े समुद्र तट, महाराष्ट्र के नीलगिरी, पश्चिम बंगाल के बेसाल्ट में मिलती है। यह मिट्टी चावल, कपास, गेहूँ, दाल, मोटे अनाज, सिनकोना, चाय, कहवा आदि फसलों के लिए उपयोगी है। लेटेराइट मिट्टी में कौन कौन सी फसल उगाया जा सकता है? जी हाँ, चावल, कपास, गेहूँ, दाल, मोटे अनाज, सिनकोना, चाय, कॉफ़ी, कहवा मीन्स कॉफ़ी इत्यादि फसलों को उगाया जाता है। अब देखेंगे मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी क्या होती है? यह बालू प्रधान मिट्टी है। इसमें बालू के कण मोटे होते हैं। यह मिट्टी दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा कच्छ के रन की ओर से उड़कर भारत के पश्चिम शुष्क प्रदेश में जमा हुई है। शुष्क मीन्स जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, नहीं के बराबर होती है। दिन गर्म और रातें ठंडी होती है। यह बालू प्रधान मिट्टी है। यह मिट्टी कैसी है? बालू मीन्स रेतीली मिट्टी है। इसमें बालू के कण मोटे मोटे होते हैं और कहाँ से ये कच्छ के रन से उड़कर आई भारत में पश्चिम प्रदेश में जमा हुई है। इसमें खनिज, नमक अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? खनिज और नमक अधिक मात्रा में पाया जाता है। मरुस्थलीय मिट्टी में नमी कम रहती है तथा वनस्पति के अंश भी कम पाए जाते हैं, किंतु सिंचाई करने पर यह उपजाऊ हो जाती है। इसमें कहना चाहिए नमी कम रहती है, जल्दी सूख जाती है और वनस्पति के अंश भी कम रहते हैं, परंतु सिंचाई पानी ज़्यादा देने पर वो उपजाऊ बन जाती है, यानी उपज के लायक होती है। इस मिट्टी में गेहूँ, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा, सब्जियां आदि पैदा की जाती। कम पानी, कहना चाहिए जो कम समय में तैयार की जाती है, जिनको पानी कम लगता है, उन ऐसी फसलें मरुस्थलीय भूमि पर उगाई जाती है। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध न होने पर यह बंजर पड़ी रहती है। पर यह ऐसी मिट्टी है, क्या होता है इनका एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर यहाँ पानी का साधन नहीं है, हम पर्याप्त मात्रा में सिंचाई नहीं कर सकते, तो ये क्या रहती है? बंजर पड़ी रहती है। इन पे किसी प्रकार की फसल नहीं उगाई जा सकती। इस प्रकार की मिट्टी शुष्क प्रदेश में, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी पश्चिम पंजाब, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलती है। ये मिट्टी का वितरण कहाँ कहाँ पर है? पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। ये देखिए भारत का मानचित्र, इसमें हमको पूरा मिट्टी का वितरण दिखाया गया है। इसमें आप देख रहे हैं कलर के माध्यम से दिया हुआ है कौन सी मिट्टी का है। सबसे पहले हम देख लेते हैं काप मिट्टी। काप मिट्टी कहाँ कहाँ मिल रही है हमको? ये देखिए, ये दिख रहा है हमको, ये काप मिट्टी का भाग, ये इधर ये है, ये काप मिट्टी का भाग है ना। फिर ये दिख रहा है हमको काली मिट्टी। काली मिट्टी तो स्पष्ट दिखाई दे रही कि ये जो जितना भी हमारा प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, यहाँ पर पूरी काली मिट्टी जमा है। और फिर ये रही आपकी लाल मिट्टी, तो ये लाल मिट्टी वाला भाग है। ये लाल मिट्टी वाला भाग है। ये जो भाग दिख रहा है ये पूरा लाल मिट्टी वाला भाग है ना। फिर वन और पर्वतीय मिट्टी जो अभी हमने पढ़े नहीं है, इस नक्शे को आगे कर लेते हैं, इसके बाद हम देख लेते हैं पर्वतीय मिट्टी भी देख लेते हैं। ये आपकी हमने मरुस्थलीय मिट्टी पढ़ी, ये वाला भाग मरुस्थलीय मिट्टी का है ना। इस तरह ये हमारे देश में मिट्टियों का वितरण है। अब ये आपका और एक काम रहेगा कि आप पूरे भारत में जितने स्टेट हैं,
राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनकी एक सूची बनाएंगे। और इससे 7 बहनें किसे कहते हैं? 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया, ये क्या है आप मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के डालेंगे, है ना। तो आगे पढ़ लेते हैं। पर्वतीय मिट्टी, यह मिट्टी हिमालय पर्वत श्रेणियों में पाई जाती है। ये वाली मिट्टी है, ये पर्वतीय मिट्टी है जो हिमालय पर्वत श्रेणी, हिमालय के, ये हमारी पूरी हिमालय माउंटेन रेंज है, यहाँ से यहाँ तक की भी हमारी हिमालय माउंटेन रेंज आती है। ये है। अधिकांश मिट्टी पतली, दलदली और छिद्रमयी होती है। यहाँ की मिट्टी की खासियत क्या है? ये पतली होती है और दलदली होती है, छिद्रमयी होती है। नदियों की घाटी और पहाड़ियों ढालों पर यह अधिक पाई जाती है। नदी की घाटी में भी ये पाई जाती है, जहाँ नदी है उनकी घाटियों में भी पाई जाती है। यह अधिक गहरी होती है। हिमालय के दक्षिण ढालों में अधिक खड़ा होने के कारण यह इसका अधिक जमा हो जाता है। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा, हिमालय के जो ये वाला दक्षिणी ढाल है यहाँ पे जमा हो जाती है। ये हिमालय के दक्षिणी ढालों में अधिक, जो ढाल है बहुत खड़ा है इसलिए इसका जमाव अधिक हो जाता है। पहाड़ी ढालों के तलहटी में टर्सियरीकालीन मिट्टी पाई जाती है जो हल्की बलुई, छिलछिली, छिद्रमयी और कम वनस्पति अंश वाली होती है। पश्चिम हिमालय के ढालों पर बलुई मिट्टी पाई जाती है। मध्य हिमालय के क्षेत्र में अधिक वनस्पति अंश वाली उपजाऊ मिट्टी मिलती है। अच्छी वर्षा होने पर इस मिट्टी में दून एवं कांगड़ा घाटी में चाय की अच्छी पैदावार होती है। हमने नाम सुने ना, असम की चाय, दार्जिलिंग की चाय। तो ये कारण क्या है? जो जहाँ पर वनस्पति अंश वाली उपजाऊ मिट्टी होती है और बरसात भी अच्छी होती है, वहाँ पर चाय की फसल ली जाती है। हिमालय के दक्षिणी भाग में असम और दार्जिलिंग में चिकनी और महीन मिट्टी मिलती है, जिससे पत्थरों के छोटे टुकड़े अधिक तथा वनस्पति चूना और लोहा के अंश कम पाए जाते हैं। चाय और आलू की कृषि के लिए उपयुक्त है। नैनीताल, मसूरी, चक्राता आदि स्थानों पर के निकट चूने एवं डोलोमाइट चट्टानों से मिट्टी प्राप्त होती है। डोलोमाइट जिनमें चीड़ियों साल के वृक्ष अच्छे होते हैं। हिमालय के उन भागों में जहाँ ज्वालामुखी उद्गार हुए हैं उनमें ग्रेनाइट, डोलामाइट आदि आग्नेय चट्टान पाई जाती है। जहाँ जहाँ ज्वालामुखी का उद्गार होता है, ज्वालामुखी फूटती है, वहाँ पर ग्रेनाइट और डोलामाइट आदि आग्नेय चट्टान पाई जाती है। मृदा अपरदन, सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये मृदा अपरदन। होता क्या है मृदा अपरदन? मृदा का सबसे नुकसान, मृदा को सबसे बड़ा नुकसान किससे होता है? अपरदन। अपरदन यानी किसी चीज़ का क्षीण हो जाना, उसको वनस्पति विहीन नरम मृदा पर अपरदन की प्रक्रिया ज़्यादा होती है। अपरदन में बहाव भी हो सकता है, उड़ाव भी हो सकता है। अपरदन की तीव्र गति के कारण भारत में मिट्टियों की उर्वरा शक्ति प्रतिवर्ष कम हो रही है। हमारे यहाँ अपरदन मिट्टी का अधिकतर वर्षा के कारण ही होता है। और अब तो आप देख ही रहे हैं, वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जमीन भूमि ऐसे ही वृक्ष विहीन होते जा रही है। तो वृक्ष विहीन भूमि में क्या होता है? पानी, जब बरसात का पानी आता है और वो बहता है तो उसके साथ क्या होती है? ऊपरी परत जो ह्यूमस वाली उपजाऊ भूमि होती है वो पानी के साथ बह जाती है। तो इसके हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। भूमि के अपरदन में की यह समस्या देश के लिए चिंताजनक है, क्योंकि आप तो अब तक के तो समझ ही गए होंगे कि मृदा के बिना हमारा जीवन कितना अधूरा है। हम जो खाते हैं, जो हमारी आराम की वस्तुएं, जो भी चीज़ हम आज उपयोग कर रहे हैं वो किससे जुड़ी हुई है? मृदा से जुड़ी। क्योंकि हम कपड़े भी पहन रहे हैं वो भी कहाँ से मिल रहे हैं? मृदा के कारण मिल रहे हैं। जो हम खाना खा रहे हैं वो भी कहाँ मिल रहे हैं? मृदा से ही मिल रहा है। तो जीवन की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति तो हमारी मृदा ही करती है। तो मृदा के कटाव को बचाना, मृदा के अपरदन को बचाना हमारा एक नैतिक कर्तव्य भी होना चाहिए। मृदा अपरदन का यह परिणाम भूमि तक ही सीमित नहीं, इसका फल मनुष्य को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि इससे भूमि की पैदावार निरंतर क्षीण यानी कम होती जाती है। मृदा क्षरण से हानियाँ। राष्ट्रीय योजना समिति ने भूक्षरण के संयुक्त प्रभावों को निम्न रूप से स्पष्ट किया है। मृदा क्षरण से क्या क्या हानि होती है, इसको राष्ट्रीय योजना समिति ने हमें इस प्रकार से बताया। पहला है वनस्पति के नष्ट हो जाने के कारण सूखे की लंबी अवधि होना, यानी जब वनस्पति नष्ट होगी तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो सूखे की स्थिति बनेगी। दूसरा, जल के अतिरिक्त स्रोत
पर प्रतिकूल प्रभाव तथा सिंचाई में कठिनाई होना। जब वर्षा ही नहीं होगी तो भूमिगत जल ही नहीं मिलेगा, नहर में डैम में पानी जमा नहीं होगा तो सिंचाई पे तो प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। नदियों की तह में बालू का जमना, जिससे कि धारा परिवर्तन और बंदरगाहों का मार्ग अवरुद्ध होना। नदियों में अत्यधिक बालू का यानी रेत का जम जाती है, जिससे कि नदियों की धारा में परिवर्तन हो जाता है और बंदरगाह का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। उच्च कोटि की भूमि का नष्ट होना एवं कृषि उत्पादन पर प्रभाव पड़ना। कृषि योग्य भूमि में कमी आना। मृदा अपरदन की हानियां है। अब मृदा अपरदन के कारण क्या क्या होते हैं? मानव द्वारा वनों का विनाश सबसे कारण। सारी आफत का जन्मदाता मानव। अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरी करने के लिए प्रकृति को बहुत बुरी तरीके से नष्ट कहना चाहिए हानि पहुंचाते रहते हैं। जैसे हम पेड़ों का ही देख लो, एक वृक्ष तैयार होने में 10 से 15 वर्ष लगते हैं और काटने में 15 से 10 मिनट लगते हैं, और हम अंधाधुंध वृक्ष को काट देते हैं। ये भी नहीं देखते कि इतना ही बड़ा वृक्ष बनने अब हमें कितना समय लगेगा। अत्यधिक पशुचारण। पशुओं के चढ़ने से भी जो नई छोटे छोटे नन्हे पौधे जो जाके कल बड़े वृक्ष बनते, वो भी पशुचारण में ख़त्म हो जाते हैं। आदिवासियों द्वारा झूमिंग कृषि करना। जो आदिवासी समुदाय के लोग होते हैं वे झूमिंग कृषि करते हैं। उसमें इन लोग क्या करते हैं, एक जगह एक वर्ष खेती की, उस खेत को फिर उस स्थान को फिर वो कुछ वर्षों के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। दूसरी जगह पे पेड़ पौधे काटे, वहाँ पे कृषि किए, फिर उसको छोड़े, इस टाइप से। तो इससे क्या होते हैं, पेड़ पौधों का कटाई ज़्यादा होती है। पवन अपरदन। पवन के द्वारा मिट्टी का बहाव करके लेके जाना। अवैज्ञानिक तरीके से कृषि और खेती के भी यानी क्या है कि कर तो रहे हैं वैज्ञानिक तरीके से करने की चक्कर में हम कई अवैज्ञानिक तरीकों को अपना लेते हैं। अनेक प्रकार के कीटनाशक, ज़मीन में उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों का प्रयोग अति मात्रा में कर लेते हैं, तो वे हो जाते हैं अवैज्ञानिक कृषि स्रोत। मृदा संरक्षण। अब मिट्टी को हम बचाए तो कैसे बचाएं? संरक्षण किस प्रकार किया जाए? बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रकृति संसाधन के बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। सबसे बड़ी समस्या हमारी जनसंख्या विस्फोट है। अगर जनसंख्या बढ़ती नहीं तो उनकी आवश्यकता बढ़ती नहीं, आवश्यकता बढ़ती है तो हम आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रकृति पे निर्भर है, और प्रकृति से मिलने वाले संसाधन का हम उपयोग करते हैं, और प्रकृति से मिलने वाले साधनों का हम उपयोग करके उनका विनाश भी करते हैं। एक प्रकार से विनाश ही तो हुआ उपयोग करना, जिससे अनेक प्राकृतिक संसाधन को नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया। जैसे हम देखते हैं प्रकृति में मिलने वाले कई प्रकार के खनिज पदार्थ, कोयला ही हुआ, अब हमारी आवश्यकता बढ़ती जा रही है। दिनों दिन नए नए कल कारखाने लगाए जा रहे हैं, लोहा इस्पात की फैक्ट्रियां लगाई जा रही है। इसमें लोहा गलाने के लिए हमें कोयले की ज़्यादा ज़रूरत हो रही है। कोयले को हम अंधाधुंध यूज़ कर रहे हैं कि चलो पैदावार तो हो रही, विकास हो रहा है, पर क्या कभी हमने सोचा है कि कल को ये कोयला ख़त्म हो जाएगा तो हम लाएंगे कहाँ से? नहीं, इतना तो सोचने का समय नहीं, क्योंकि हम विकास की होड़ में इतने आगे बढ़ते जा रहे हैं कि हमें आगे बढ़ना है, बस यही देख रहे हैं। पीछे क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ ख़त्म होने वाली, ये बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए मृदा का संरक्षण करना, विनाश को रोकना आवश्यक है। और इन सब चीज़ों के लिए, इस होड़ को, अंधाधुंध होड़ को ख़त्म करने के लिए, अभी हम मृदा संसाधन पढ़े इसलिए मैं मृदा पे ही बता रही हूँ कि मिट्टी का भी तो, जहाँ फसल उगाने के लिए ज़मीन है वहाँ पे हम फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, फिर फैक्ट्रियों से कई प्रकार की, एक तो उतनी फसल की ज़मीन कम हुई जिस पे हम पैदावार ले रहे थे, साथ ही साथ वो हवा को प्रदूषित करता है, जल को प्रदूषित करता है, लोगों के स्वास्थ्य पे भी खतरा होता है। मृदा संरक्षण के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। अब देखिए हम मृदा को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्र में सीढ़ीदार खेती में फसल उगाना। जो पहाड़ी भाग है वहाँ पे सीढ़ीदार खेतों को ऐसे बनाएं कि जो सीढ़ीदार हो, जिनमें पानी जमा हो और हम खेती कर सके। खेतों में बाधिकाएँ बनाकर नालीदार अपरदन को रोका जाए। ऐसे बांध बनाए जिससे मिट्टी का अपरदन रोका जा सके। शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को और अक्षम मेखला पेड़ पौधों की बाढ़, रक्षक मेखला यानी पेड़ पौधों की बाढ़ से
मिट्टी की अपरदन को रोका जाए, कम किया जाए। पहाड़ी ढालों तथा बंजर भूमि में वृक्षारोपण कर पशुओं की चराई पर नियंत्रण रखा जाए और बंजर भूमि जो होती है वहाँ पर पुनः वृक्ष लगाए जाए और पशु की चराई को भी कम किया जाए। पर्वतीय ढालों एवं ऊंचे नीचे क्षेत्रों में बहते हुए जल का संग्रहण करें और जहाँ पर अव्यवस्थित तरीके से जल बह रहा है उसे व्यवस्थित किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाह का विकास किया जाए और ऐसी जगह पशु को चारण के लिए बनाया जाए जहाँ वृक्ष रोपण या वृक्ष को किसी प्रकार की हानि न हो, वहाँ पे उनके चारण के लिए सिर्फ घास ही घास हो। तो ये आज हमारा बेटा मृदा संसाधन कंप्लीट हुआ। आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा यह वीडियो। फिर नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।